हेलो स्टूडेंट। आज हम 11th का पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जैसे आप जस्ट अभी 10th से 11th में आए हो तो चीज़ें सेम ही है जो हमने 10th में पढ़ी थी, वही सेम थोड़ी सी चीज़ें जो थोड़ी आगे जाके थोड़ी डीप में चली गई हैं वो। तो पहले तो हमको दिया सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्रीज। ठीक है, हम बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर की बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली केमिस्ट्री होता है क्या, तो आपको ही पता ना, हमारे नियर बाय मतलब हमारे अगल बगल जो भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम केमिकल्स के बारे में जानते हैं या जहाँ पे हम एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, जहाँ पे हम रिएक्शंस के बारे में जानते हैं, उन सारी स्टडीज़ को हम केमिस्ट्री कहते हैं। बराबर है। सबसे पहले तो आपको ध्यान देने वाली बात यह कि केमिस्ट्री के सर्टेन कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं। सबसे पहली जो केमिस्ट्री होती है वो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी जो केमिस्ट्री होती है जिसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा जो केमिस्ट्री होता है जिसको हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। चौथा जो केमिस्ट्री होता है जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। और पांचवा जो होता है जिसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। ये 5 बेसिक क्लासिफिकेशन है केमिस्ट्री के। अब दिमाग में आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या। तो पहले आप इनऑर्गेनिक को जानें। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ 117 एलिमेंट। 117 एलिमेंट की स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। इसमें याद रखना आपको, कार्बन यहाँ पे नहीं हम जोड़ रहे हैं, कार्बन को नहीं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जहाँ पे भी हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं उस चीज़ को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम चीज़ों की शेप के बारे में पढ़ते हैं, इवन हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके नेचर के बारे में पढ़ते हैं, उसके केमिकल स्पीड या केमिकल स्पीड के बोल सकते हैं हम उसको, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो जहाँ पे हम कुछ केमिकल लॉस के बारे में पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ों को हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। प्रोसेस में बहुत सारे प्रोसेस हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इवापोरेशन एक प्रोसेस है, आपको पता होगा कंडेंसेशन एक प्रोसेस है, आपको पता होगा मेल्टिंग पॉइंट एक प्रोसेस है, बॉइलिंग पॉइंट एक। जहाँ पे भी हम प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं उस सारी केमिस्ट्रीज को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, तो केमिस्ट्री दैट डील्स विद, बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है केमिस्ट्री दैट डील्स विथ व्हाट, विथ इन्वायरमेंट, EVS। जो केमिस्ट्री इन्वायरमेंट को जो डील करती है वो सारी चीज़ों को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। जो इन्वायरमेंट को जो डील करते हैं उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है उस सारी चीज़ों को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। दिस इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, दिस इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्रीज। ठीक है, समझ में आ गया इतना। हम मूव करते हैं दूसरे टॉपिक पे। अगला जो मैं अगर आपको पूछता हूँ कि बेटा बताओ मुझे एटम्स क्या होता है, फिर मैं आपको पूछूँ कि बेटा बताओ एलिमेंट्स क्या होता है, तो मैं आपको पूछूँ बेटा मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, या मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है। बराबर है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको पूछ रहा हूँ। तो पहले तो मैं आपको बेसिक चीज़ में कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे मैं एक रिएक्शन कर रहा हूँ, H2 के साथ कर रहा हूँ, मैं उसमें डाल रहा हूँ Cl2 डाल रहा हूँ, और दैट कंबाइंस टू गिव व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ क्या, HCl। बराबर है ये। अब हमारे को ये पता होना चाहिए कि जो H2 जो है ना, ये इसके अंदर का जो H होता है, पीरियोडिक टेबल में हम हाइड्रोजन को H लिखते हैं ना, नॉट H2। तो पीरियोडिक टेबल में हम क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूल्स लिखते हैं कि एलिमेंट लिखते हैं। तो इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स कहते हैं। अब जब दो एलिमेंट केमिकली जब कंबाइंस होते हैं ना, दो एलिमेंट, तो क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। वो आपका बना सकते हैं कंपाउंड बना सकते हैं, वो चाहे तो आपका कंपाउंड के साथ वो आपका मिक्सचर बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं, मिक्सचर बना सकते हैं। बराबर हो रहा है। सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस बना सकते हैं, जो भी है कंपाउंड बना सकते हैं, इवन मिक्सचर बना सकते हैं उसमें। ठीक है, जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स केमिकली कंबाइंस होते हैं तो अभी जो चीज़ एलिमेंट को बनाता है उस चीज़ को हम कहते हैं एटम्स। उसको हम क्या कहते हैं, एटम्स। एटम्स है ना, एटम्स, बंडल ऑफ एटम्स जब साथ में आते हैं तब एलिमेंट्स बनते हैं। दो सेम एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं, दो सेम एलिमेंट अगर केमिकली कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स भी कंबाइन होते हैं तो या तो कंपाउंड बनाते हैं या तो वो हम उसको बोल सकते हैं मिक्सचर बनाते हैं। क्लियर हो रहा है ये कुछ बेसिक है। अब आपको तो ये भी पता होगा कि एटम्स के अंदर भी कुछ सब पार्टिकल्स उसके होते हैं, जो हमने ऑलरेडी 10th में कर लिया। एक होता है जो प्रोटॉन होता है, एक होता है जो इलेक्ट्रॉन होता है, और एक होता है जो न्यूट्रॉन होता है।
अब हम बात करते हैं प्रोटॉन, अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन, देखो ये जो चीज़ है ना, दोनों चीज़ बेटा ये आपको रिलेट करता है एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर शो करता है, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो एटॉमिक नंबर होता है, और ये दोनों का जो एडिशन होता है ना, एडिशन प्लस, वो आपको एटॉमिक मास शो करता है, एटॉमिक मास शो करता है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट को जब हमको लिखना होता है, जैसे हम एलिमेंट एक्स लिख रहा हूँ तो मैं बेस में जेड लिखता हूँ और पावर में मैं ए लिखता हूँ, तो ये जो है ना जेड जो है ये एटॉमिक नंबर है, और जो पावर में ये मास नंबर बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं इसको। तो ये अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की बात करें तो या तो ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हो सकता है या तो ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और ये क्या होता है प्रोटॉन प्लस जाके क्या होता है न्यूट्रॉन होता है, ये आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है ये? जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन ले लिया मैंने, यहाँ मैंने डाल दिया 8 और यहाँ डाल दिया मैंने 16, मैं बोलूँगा बेटा आप मुझे बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप तुरंत बोलोगे सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो मैं बोलूँगा बेटा इसमें तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है, तो आप बोलोगे सर दोनों में प्रोटॉन भी 8 है और इलेक्ट्रॉन भी आपका 8 ही है। तो मैं आपको बोलूँगा बेटा बताओ इसमें एटॉमिक मास कितना है, तो आप तुरंत बोलोगे सर एटॉमिक मास 16 है। तो फिर मैं बताऊँगा बेटा प्रोटॉन कितना और न्यूट्रॉन कितना है, तो आप बोलोगे सर न्यूट्रॉन तो हम ढूंढ लेंगे, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, एटॉमिक मास कितना हो रहा है 16, तो 16 मतलब क्या है P+N। अब प्रोटॉन की संख्या हमको पता है, प्रोटॉन कितना है 8 है, और न्यूट्रॉन नहीं पता तो ये n हो गया, तो मतलब n इज इक्वल टू कितना आ गया 8 हो गया। माइनस कर दो, जो पावर में उसको बेस से माइनस कर दो, तो जो बेस से माइनस करोगे तो आपका वो न्यूट्रॉन निकाल कर आपको दे देगा वो। तो दिस इज अ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हो गया? एटम्स क्या होता है, सबसे छोटा पार्ट किसका होता है, एलिमेंट, या इंडिविजिबल पार्ट बोल सकते हैं, हर एक चीज का स्मॉलेस्ट पार्ट एटम्स होता है। एलिमेंट क्या होता है, जब बहुत सारे, इट्स अ बंडल ऑफ एटम्स, जब एलिमेंट्स को बोल सकते हैं जब बहुत सारे एटम्स जब कंबाइंस होते हैं तो बनाते हैं एलिमेंट्स बनाते हैं, या तो हम बोल सकते हैं इट्स अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ किसका, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एलिमेंट, और जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, या तो कंपाउंड बनाते हैं या तो मिक्सचर। क्लियर हो गया? एटॉमिक नंबर बेस में लिखते हैं, एटॉमिक मास टॉप पे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर Z को डिनोट करता है, एटॉमिक मास A को डिनोट करता है। नंबर किसको शो करता है, या तो प्रोटॉन होगा या तो इलेक्ट्रॉन होगा, और मास मतलब क्या, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, इसमें प्लस नहीं और है, इसमें दोनों प्लस है। आपको याद है प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है, बस खत्म। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो थोड़ा और डीप में जाता है। कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं ना, सबसे पहले केमिस्ट्री के अंदर या कहीं पे भी कोई भी चीज़ बना, सबसे पहले बनता है मैटर। अब आप बोलोगे सर मैटर मतलब क्या, तो मैटर मतलब क्या, जो सर्टेन क्या हो सकता है, जो सर्टेन स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और जिसका सर्टेन क्या होता है, मास होता है। जो सर्टेन स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका सर्टेन मास होता है, वो सारी चीज़ों को मैटर कहते हैं। अब मैटर अपने पार्ट में, सर्टेन पार्ट में क्लासीफाइड होता है, मैटर अपने पार्ट में जाके क्लासीफाइड हो जाता है। अभी क्लासीफाइड किस में होता है, तो आपका होता है दो चीज़ होता है, एक तो प्योर सब्सटेंस में जाके कंपाउंड कम ये क्लासीफाइड हो जाएगा, और दूसरा करेंगे तो हमको मिक्सचर में जाके क्लासीफाइड हो जाएगा। अब प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे भी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक हो जाएगा आपका एलिमेंट में क्लासीफाइड हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो हमको दूसरा हमको मिल जाएगा जो कि कंपाउंड में क्लासीफाइड हो जाएगा। ये डेफिनेशन मैंने आपको जस्ट बताया सभी है। अब मिक्सचर की बात करें तो ये दो पार्ट में क्लासीफाइड हो जाएगा, एक होमोजीनियस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। अब ये तो आपको पता चल गया ना, एलिमेंट फर्दर जाके कंबाइन हो जाएगा, क्लासीफाइड हो जाएगा, किस में क्लासीफाइड हो जाएगा, बोलो फटाफट, मेटल, बोलो ना फटाफट, नॉन मेटल, और एक और है ना मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स बराबर हो रहा है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। क्लियर हो रहा है? अब मैंने आपको बता दिया ना, फिर से एक बार ध्यान से देख लो। देखो मैटर जो है ना, जो सर्टेन स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका सर्टेन मास होता है, वो सारी चीज़ों को मैटर कहते हैं। मैटर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, एक होता है प्योर सब्सटेंस जो कि होता है प्योर कंपोनेंट, उसको हम प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में क्लासिफाइड होता है, एलिमेंट होता है और कंपाउंड होता है। कंपाउंड का मतलब तो आपको समझ में आ गया, जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स जब केमिकली कंबाइंस होते हैं तब जाके कंपाउंड्स को बनाता है। एलिमेंट में तो मेटल, मेटल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, बोलो फटाफट, डोनर। नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये क्या रहेगा आपका, डोनर भी होगा और साथ में एक्सेप्टर भी होगा। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे भी याद रखो, देखो सल्यूट है ना, और प्लस सॉल्वेंट अगर मिक्स होता है तो एक सिंगल लेयर बनाता है, सिंगल लेयर। अब सिंगल लेयर का मतलब पता चल गया ना, सॉल्ट प्लस पानी डिजॉल्व हो गया।
और जहाँ पे मल्टी लेयर्स आता है, जहाँ पे भी याद रखना मल्टी लेयर्स आता है, मल्टी लेयर जो देता है उसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे नीचे आपको बता देता हूँ, ऑयल प्लस वाटर या पेट्रोल प्लस पानी, जो मिक्स नहीं हुआ, जो मिक्स नहीं होता उस चीज़ को हम सीधा हेट्रोजीनियस कहते हैं उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा और अगर आगे जाएंगे तो हमको धीरे धीरे और बहुत सारी चीज़ें, केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें हमारी ओपन होती जाएंगी। तो मैंने यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था, कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ भी आपको पता ही होंगी। अगर कुछ हम मेजरमेंट की बात करते हैं, अगर मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट में भी आपको सर्टेन चीज़ें पता होगी। अगर हम पहले बात करते हैं लेंथ की बात कर लेते हैं, फिर हम मास की बात कर लेते हैं, फिर हम प्रेशर की बात कर लेते हैं, ये सब केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, फिर हम इसके बाद हम ये चाहें तो हम बात कर सकते हैं इसकी बात क्या बोलते, मास हो गया, टेम्परेचर की बात कर लें। ठीक है, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइम की बात कर लेते हैं। ठीक है, टाइम की बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा और जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर यहाँ पे टेम्परेचर, टाइम है, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर लें, अमाउंट की बात कर लें। तो बेसिक चीज़ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको भी पता होगा ना यूनिट्स के सर्टेन, एसआई यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है और एमकेएस यूनिट होता है, वो सब तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर सीजीएस की बात करें, सीजीएस की यहाँ पे इसकी बात करें तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होते हैं, मीटर, इसी को एसआई यूनिट में भी इंडिकेट करते हैं। वैसे ही मास की बात करें तो ग्राम होता है, तो फिर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर के अपने सर्टेन यूनिट्स होते हैं, प्रेशर में हम डाल सकते हैं यहाँ पे एटीएम होता है, इसमें एटीएम पकड़ लो, बार पकड़ लो, ये सब प्रेशर्स की यूनिट है। वो टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर की जब हम बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर को टी से डिनोट करते हैं, और उसका जो यूनिट होता है इसका सेल्सियस सुना होगा आपने, और इसको डिनोट करते हैं कैल्विन के अंदर भी रखते हैं इसको, कैल्विन। टाइम का आपको पता ही है, सेकंड होता है, तो फिर यहाँ पे आपका मिनट, आवर्स की बात कर लेते हैं। अमाउंट में तो आपको पता ही है, मोल से डिनोट करते हैं इसको, मोल बराबर है, मोल से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। मुझे ये सब बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि मतलब अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें कि जैसे 100 ग्राम, अरे 1000 ग्राम मतलब कितना होता है, अगर 1000 ग्राम की बात करें तो वो 1 kg के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? वैसे अगर सीधी सी बात है, ये यूनिट कन्वर्जन आपको धीरे धीरे आगे मैं आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको यहाँ पे आगे बताते जाऊँगा। अगर हम, हाँ यहाँ पे मैंने एक चीज़ और नहीं लिखा, वॉल्यूम की बात नहीं मैंने की है। वॉल्यूम की भी बात कर लें तो वॉल्यूम भी आपका पता है ना, मिली लीटर में होता है, लीटर में होता है। ठीक है, मिली लीटर में होता है, लीटर में होता है, या यहाँ पे बात करें तो लीटर में, लीटर जो होता है उसको डीएम क्यूब भी बोलते हैं, डीएम क्यूब भी बोलते हैं, और जो मिली लीटर होता है उसको सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी भी यहाँ पे होता है, डेंसिटी भी पता ना आपको। अगर मैं डेंसिटी की बात कर लूँ तो डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी की अगर हम बात कर लें तो डेंसिटी का फॉर्मूला रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। यूनिट की, एसआई यूनिट की बात कर लें तो एसआई यूनिट होता है इसका केजी पर मीटर क्यूब, और सीजीएस यूनिट की बात कर ले तो ये होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हो गया, ठीक है। टेम्परेचर कन्वर्जन आपको यहाँ पे देता है, मैं आपको टेम्परेचर कन्वर्जन बता देता हूँ, ये आपको देगा एग्जाम में। टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर कन्वर्जन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो टेम्परेचर के लिए क्या होता है ना, तो कुछ सर्टेन फार्मूले होते हैं, तो फार्मूले मैं आपको करवा के बता देता हूँ। 1 फ़ारेनहाइट होता है ना, 1 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू आपका होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, और 1 केल्विन जो होता है, 1 केल्विन वो आपका डिग्री सेल्सियस प्लस होता है आपका 273.15 होता है। अब जैसे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे कि पकड़ के चलो, मेरे पास 25 फ़ारेनहाइट है, 25 फ़ारेनहाइट है। आप मुझे उसको केल्विन में कन्वर्ट करके बताओ ना, केल्विन में। तो आप पहले क्या करोगे, फ़ारेनहाइट को पहले सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो ये क्या हो गया, 25 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया अपना 9/5 हो गया डिग्री सेल्सियस हो गया, और प्लस क्या हो गया सॉरी प्लस 32 हो गया। अभी डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ गया, 25 × 5 बराबर हो गया 25 25 × 5 हो गया, इज इक्वल टू करेंगे तो क्या मिलेगा ये अपने को
9 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, ये 5 से तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, 32 इंटू 5 कर लेंगे, एलसीएम निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसको चाहे तो मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 25 इंटू 5 माइनस अब क्या हो गया 32 इंटू 5 इज डिवाइडेड बाई क्या हो गया 9। जो भी वैल्यू आ गया वो आपका आ गया डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस की वैल्यू के अंदर आप इतना जोड़ दो तो आपका वैल्यू आ गया कैल्विन क्या, इसका वैल्यू सीधा सीधा कैल्विन के अंदर आ गया। समझ में आया? तो दिस इज अ कन्वर्जन, इसको कन्वर्जन्स बोलते हैं। तो ये आपको कन्वर्जन्स याद रखने पड़ेंगे, कन्वर्जन आपको भूलना नहीं है, कन्वर्जन आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जब हम आगे जाएंगे ना इसके अंदर तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जैसे हम इसके अंदर कुछ केमिकल लॉज आता है इसके अंदर, जब हम आगे जाएंगे तो इसके अंदर अपने अपने सर्टेन कुछ केमिकल लॉज आता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की जब बात करें, सबसे पहले जो लॉ उसमें आता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये क्या है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया किसने था, तो पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास है ना, वो हमको बताया था एंटोनियो इन्होंने बताया था, आपको बताया था 1743 से लेके 1794, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बोला था कि द मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, द मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सीधी सी बात है, इनका कहने का मतलब क्या था कि जो आपका परसेंटेज वेट ऑफ अगर रिएक्टेंट का जो होगा ना, रिएक्टेंट का वही सेम परसेंटेज वेट किसका होगा, प्रोडक्ट का। कहने का मतलब द मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब अगर कोई दो चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H2 अगर Cl2 के साथ कंबाइन होकर अगर ये मुझे HCl दे रहा है 2 बार, अगर ये 1 लीटर है, ये 1 लीटर है, तो ये कितना देना चाहिए, 1 लीटर देख लो, ये भी आपका 1 लीटर दे रहा है, तो ये कितना देना चाहिए, 2 लीटर देना चाहिए। तो इनके हिसाब से ये था कि जब कोई भी चीज़ केमिकली कंबाइन किसी दूसरी चीज़ के साथ हो रही है तो वहाँ पे कभी भी मास है ना, कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, खाली एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मास एज इट इज़ होता है, बराबर है। तो इन्होंने बोला था, ये जब गए तो इनके पास दूसरा जो केमिकल लॉ जो आया, जिनका नाम था, जिनका हमने किया लॉ ऑफ डेफिनेट, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। अब लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन किसने बनाया था, तो लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन जो है ना, वो आप जोसेफ प्रॉट्स करके एक साइंटिस्ट है, जोसेफ प्रॉट्स करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया, इन्होंने क्या बोला था कि जितना परसेंटेज वेट है ना आपको नेचुरल चीज़ें देती है, नेचुरल चीज़ें, उतना ही परसेंटेज वेट आपको कौन देता है, लैब देता है। जितना परसेंटेज वेट आपको नेचर देता है ना, उतना ही आइडेंटिकल परसेंटेज वेट आपको लैब देता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नमक को, अगर नमक तो नेचुरल चीज़ है, अगर सोडियम पकड़ लो इसमें अगर 30% है और क्लोरीन पकड़ लो इसमें 70% है, तो अगर मैं यही सेम चीज़ अगर मैं लैब में बनाऊंगा ना, तो वहाँ पे भी जो NaCl होगा ना, वहाँ पे भी ये कितना होगा, 30% होगा, और ये कितना होगा, 70% होगा। समझ में आ रहा ना? दो साइंटिस्ट देखो, दो चीज़ें बता दी। पहला जो लॉ था वो किसने बताया था, एंटोनियो, उन्होंने बताया था कि 1743 में से लेके 1794 तक उनका ये था, उन्होंने ये बताया था कि द मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, द मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बराबर है। परसेंटेज वेट ऑफ जो आपका रिएक्टेंट होगा ना, वही परसेंटेज वेट ऑफ का आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, बराबर है। वो जब भी गया तो सेकंड लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन है, वो जोसेफ प्रॉट्स ने बताया, उन्होंने क्या बताया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो परसेंटेज वेट अपने को नेचर देता है ना, वही आइडेंटिकल परसेंटेज वेट अपने को कौन देता है, लैब देता है, इन्होंने ये बताया। फिर धीरे धीरे बोलते हैं ना, धीरे धीरे चीज़ें इन्वेंट होती गई, नई नई चीज़ें आती गई। जो तीसरा जो साइंटिस्ट आ गया, अभी ये चले गए, तीसरा जो आया वो आया हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन उन्होंने क्या बोला, पहले तो ये बताया हमको, जॉन डाल्टन्स ने बताया, जॉन डाल्टन्स ने बताया, जॉन डाल्टन्स।
अब जॉन डाल्टन ने कब बताया? 1803 में बताया। अब इन्होंने क्या बताया पता है कि जब कोई भी दो चीज़ अगर केमिकली कंबाइन होती है, कोई भी दो चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल ए है और बी है, अगर वो केमिकली कंबाइन होते तो कभी कभी या तो ए बी बनाएगा या तो तुम्हारा A2 भी बना देगा, बराबर है। तो वो क्या बोलते हैं कि दोनों के जो मासेस के जो रेशियो होने चाहिए ना, दोनों के जो मासेस के रेशियो होने चाहिए वो स्मॉल होल नंबर्स होने चाहिए। दोनों के जो मासेस के रेशियो होने चाहिए वो स्मॉल होल नंबर होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल की अगर बात करें, H2 है, अगर वो O2 के साथ कंबाइन होगा तो दो चीज़ बनाएगा, एक तो आपका H2O बनाएगा और एक अगर हम देखें तो H2O2 बनाएगा। एक तो H2O बनाएगा और एक तो आपका H2O2 बनाएगा, बराबर है। एक H2O बनाएगा और एक या तो H2O2 बनाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इन दोनों के जो मासेस के जो रेशियो होंगे ना, इन दोनों के मासेस के जो रेशियो होंगे, अगर हम इसका मास निकालें तो ये तो सीधा H का 1 होता है और ये 16, तो इसका अगर ऐड करें तो ये 18 ग्राम हो गया और इसको अगर ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा 34 ग्राम हो गया, 34 ग्राम हो गया। क्लियर है? तो अगर हम दोनों के मासेस के रेशियो बनाते हैं, अगर हम दोनों के मासेस के रेशियो अगर बनाते हैं तो सीधी सी बात है, अगर ध्यान से देखो तो 18 18 दूनी 36 में अप्रोक्सीमेटली इसका डबल हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली इसका डबल हो रहा है। तो दोनों के मासेस के रेशियो क्या हो जाएंगे? 1:2 हो रहा है। तो 1:2, ये 1:2 के रेशियो में आ रहा है, ये 1:2 एक स्मॉल होल नंबर है, ये स्मॉल होल नंबर है। समझ में आ रहा है? जब दो चीज़ें केमिकली कंबाइन होती है ना, जब दो चीज़ें केमिकली कंबाइन होती है तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है और दोनों के जो मासेस के रेशियो जो होते हैं ना वो आपके अप्रोक्सीमेटली स्मॉल होल नंबर्स होते हैं, स्मॉल होल नंबर्स होते हैं। क्लियर हो रहा है ये? अब समझ में आ रहा है 1:2 कहाँ पे आ गया? ये 18 दे रहा है, 36 दे रहा है, तो आप 30, आप चाहो तो आप कर लो वहाँ पे 34, 18/34 कर लो, 18/34 कर लो। अप्रोक्सीमेटली डबल वैल्यूज है ना, तो ये 1:2 के रेशियोज में आती हैं, तो ये एक स्मॉल होल नंबर होता है। फिर ये जब चला गया तो एक नया साइंटिस्ट फिर से आया जिसका नाम था गे लुसेक, गे लुसेक लॉ। अब गे लुसेक लॉ भी सेम, इन्होंने क्या मासेस के रेशियो बनाया तो इन्होंने वॉल्यूम के रेशियो बना दिए। इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट का नाम ही था गे लुसेक, 1808 में। ये बोलते हैं कि व्हेन गैसेस कंबाइन, व्हेन वन और मोर गैसेस या टू गैसेस आर कंबाइंस टुगेदर टू प्रोड्यूस अ केमिकल रिएक्शन, दे डू नॉट शो इन सिंपल रेशियो बाय द वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल द गैस आर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बराबर दे रहा है? ये सीधा कहते हैं कि अगर एक से ज़्यादा गैस अगर केमिकली कंबाइंस होती हैं तो उनके जो वॉल्यूम के जो रेशियोज होते हैं ना वो स्मॉल होल नंबर या होल नंबर के बराबर होते हैं। उनके जो वॉल्यूम के जो रेशियो होता है ना वो स्मॉल होल नंबर्स के बराबर होते हैं या सिंपल रेशियोज के बराबर होते हैं, अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम कंडीशन। एग्जाम्पल में अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इन्होंने याद रखना, इन्होंने मास का रेशियो बताया, इन्होंने वॉल्यूम का रेशियो बताया। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें, H2 दे रहा है, अगर ये O2 के साथ कंबाइन कर रहा है तो ये हमारा दे रहा है H2O दे रहा है, बराबर है। तो H2O दे रहा है तो अगर हम बैलेंस करें तो इसके आगे हमको 2 डालना पड़ेगा, मतलब इसका रेशियो बोले तो ये 2 लीटर हो गया, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब ये 1 लीटर हो गया और इसके आगे भी 2 लीटर है तो ये भी मेरा 2 लीटर हो गया। तो दो इसके ओवरऑल रेशियोज निकालेंगे तो क्या आएगा? 2:1:2 हो गया। किसका रेशियो गया? वॉल्यूम का। ये भी रेशियो, अगर वॉल्यूम का रेशियो गया तो ये भी क्या हो रहा है? सिंपल रेशियो हो रहा है ना, सिंपल रेशियो हो रहा है, बराबर है, या तो होल नंबर्स को हम बोल सकते हैं अंडर सेम आइडेंटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर हो रहा है? टोटल चार लॉ हमने पढ़ा। जो फर्स्ट लॉ हमारे पास था वो हमने क्या पढ़ा? लॉ ऑफ हमने क्या पढ़ा? कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। सेकेंड लॉ हमने क्या पढ़ा? सेकेंड लॉ हमने पढ़ा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या था कि परसेंटेज वेट ऑफ नेचर इज इक्वल टू परसेंटेज वेट ऑफ क्या था? लैब था। तीसरा लॉ हमारे पास क्या था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उन्होंने हमको क्या बताया? जब दो एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट डिनोट करते हैं और वो प्रोडक्ट के जो मासेस के जो रेशियो होते हैं वो आपके स्मॉल होल नंबर्स के बराबर होते हैं, बराबर है। इन्होंने क्या बताया? गे लुसेक लॉ ने, जब दो चीजें जब केमिकली कंबाइंस होती हैं तो उनके मासेस के नहीं, उनके जो वॉल्यूम के रेशियोज होते हैं वो वॉल्यूम का रेशियो सिंपल रेशियो बनाते हैं, मतलब सिंपल है, एक स्मॉल रेशियोज बनाते हैं। स्मॉल रेशियो बनाते हैं किसमें? अंडर सेम टेम्परेचर एंड कंडीशंस, टेम्परेचर प्रेशर, आइडेंटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, बराबर हो गया। तो ये तो बात हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ हमने बात कर ली, केमिकल कॉम्बिनेशंस की बात कर ली हमने। अब थोड़ा आगे जाएंगे तो एक लॉ और हमारे पास बचा हुआ है तो वो वाला भी आप देख लो। अगला जो हमारे पास जो लॉ दिया जिसको हमने नाम दिया था अवोगाड्रोस, अवोगाड्रोस लॉ।
अब एवोगैड्रोस लॉ हमको क्या बोलता है, इन्होंने 1811 में, साइंटिस्ट का नाम ही था एवोगैड्रोस, 1811 में इन्होंने हमको क्या बताया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस at same temperature and pressure contain the equal number of molecule, equal volume of all the gases, equal volume of all the gases at same temperature and pressure. समझो फॉर एग्जांपल है, ये मेरा, अभी ध्यान से देखो तो ये मेरा अगर एक कंटेनर है, ये मेरा एक कंटेनर है और ये मेरा एक कंटेनर है, ध्यान से देखो, फिर ये दोनों जब मिक्स हो रहा है तो हमारे पास एक बड़ा कंटेनर बना, मिक्स होने के बाद एक बड़ा प्रोडक्ट हमको दे रहा है, जो बड़ा कंटेनर मैंने यहाँ पे बना दिया। अब सीधी सी बात है कि समझो यहाँ पे अगर मैंने एक H2 का मॉलिक्यूल यहाँ ले लिया, 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 अब इसमें मैंने क्या कर लिया, एक Cl2 का मॉलिक्यूल यहाँ ले 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 लिया। अब यहाँ पे क्या आ गया ना, एक, ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4 5 6 7 8, अभी ध्यान से देखो, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आइडेंटिकल टेम्परेचर प्रेशर सब जगह पे, अगर आप देखो तो 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ, 4 मोल्स ऑफ ये H2 का है, तो 4 मोल तो इसका भी तो है ना, 4 मोल अगर हम बात करें तो यहाँ पे Cl2 का भी तो है, 4 मोल अगर यहाँ, तो 4 मोल यहाँ पर है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे टोटल कितने मोल हो गए, तो यहाँ पे टोटल की बात करें तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 4 मोल यहाँ पे भी हमको मिल रहा है ना, बट 4 मोल हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, HCl मिल रहा है, ये 4 मोल हमको H2 मिल रहा है, ये 4 मोल हमको Cl2 मिल रहा है, और ये 4 मोल हमको क्या मिल रहा है, HCl मिल रहा है। तो ये वही कहता है ना, ये कहते हैं सीधा इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस बराबर है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर यहाँ का टेम्परेचर अगर समझ लो तुम्हारा 100 डिग्री है तो यहाँ का भी 100 होगा, तो यहाँ का भी 100 होगा, क्योंकि सेम है, कहीं पे भी मॉलिक्यूल्स कम ज़्यादा थोड़ी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी टोटल 8 होगी, बिकॉज ये 4 और 4 कंबाइन हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमको एवोगैड्रोस ने बताया था। एवोगैड्रोस सीधा बोलते हैं वॉल्यूम जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन के बराबर होता है, मतलब आप जितना नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे उतना आपका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा अंडर सेम आइडेंटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, ठीक है। फिर ये देखो केमिकल लॉस तो हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। अगला बात जो हम करते हैं उसको हम कहते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो था हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। अब डाल्टन्स हमको बोलता है कि कोई मैटर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं कोई भी मैटर, मैं ले ले रहा हूँ, मैं समझ लो मैं यहाँ पे आइस ले रहा हूँ, मेरे पास फिलहाल यहाँ पे आइस एक मैटर दे रही है। अभी आइस मेरा मैटर, तो आइस एग्जैक्टली बना किससे, तो ये तुम्हारा बना है H2 से बना है और O2 से बना है। अब ये दोनों किससे बना, तो ये दोनों एटम से बना है। तो किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा जो पार्ट होता है ना, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, उस चीज को हम एटम्स कहते हैं। किसी भी चीज का जो सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल, टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल, उस चीज को हम एटम कहते हैं, बराबर है। सेकेंड पॉइंट, ये इंडिविजुअल पार्टिकल को हम एटम्स कहते हैं, याद रखना, फर्दर डिवाइड नहीं होता। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो बोलता है ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव द आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग द मास। अगर मैं बात करूं H2 का एक मॉलिक्यूल अगर इतना है तो उसका दूसरा मॉलिक्यूल इतना, तो फिर तीसरा मॉलिक्यूल सेम होगा, सेम आइडेंटिकल। O2 थोड़ा बड़ा है तो एक इतना बड़ा होगा, तो दूसरा भी उतना ही बड़ा होगा, तो तीसरा भी उतना ही बड़ा, चौथा भी उतना ही बड़ा होगा। ये बोलता है कि ये बोलता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के जो एटम का जो साइज और जो मास होता है वो हर कंडीशन में आइडेंटिकल होता है, हर कंडीशन में आइडेंटिकल होता है। तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जब कांटेक्ट में आता है, तो दोनों के अंदर कैसा इलास्टिक कोलिजन होता है। क्या होता है दोनों के अंदर इलास्टिक, वो रैंडमली मूव करते हैं और इलास्टिक कोलिजन होता है। तो इलास्टिक कोलिजन का ऐसा मतलब तो नहीं होता कि मतलब एक मॉलिक्यूल अगर दूसरे मॉलिक्यूल पे कोलाइड करेगा तो छोटा वाला मॉलिक्यूल टूट जाएगा, टूटता नहीं है मॉलिक्यूल, इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब जब इसको टकराएगा ना, बड़े मॉलिक्यूल को अगर छोटा मॉलिक्यूल यहाँ पे कोलाइड करेगा ना, थोड़े टाइम के लिए हल्का सा छोटा होगा, लेकिन जब ये रिवर्ड में फिर से पीछे आएगा तो एसिडिक हो जाएगा, बराबर है। हर मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं और सब मूव करने पे एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। कोलाइड जो कोलिजन जो होता है वो हमेशा कैसे होता है, इलास्टिक कोलिजन। कैसा होता है वो, इलास्टिक कोलिजन होता है। ये सेकंड पॉइंट का मतलब उन्होंने ये बताया। थर्ड पॉइंट का मतलब, तीसरे पॉइंट का मतलब उन्होंने, चौथे पॉइंट का मतलब उन्होंने, पहले पॉइंट में उन्होंने क्या बताया, पहले पॉइंट की बात करें तो उन्होंने बताया कि हर एक मैटर का जो सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल होता है उसको क्या बोला,
एटम्स बोल दिया। क्या बोला उसको? एटम्स बोल दिया। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने बोला कि हर एक एलिमेंट के या मॉलिक्यूल के एटम का मास और साइज आइडेंटिकल होता है। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जब भी मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो एक एटम दूसरे एटम को कोलाइड करता है, बट वो कोलाइड कैसे होता है? इलास्टिक कोलिजन। कैसे होता है? इलास्टिक। खाली एनर्जी ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और रिएक्शन अगर ध्यान से देखें तो रिएक्शन होता है कैसे? तो रिएक्शन क्या होता है? कभी कभी रिएक्शन में एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, या तो कॉम्बिनेशन होता है, या तो सब्सटीट्यूशन होता है। इसी सारी चीज़ों से एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन, रीअरेंजमेंट, इसी सारी चीज़ों से रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। और एक पॉइंट है कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन द एटम्स डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंस इन अ फिक्स रेशियो। कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है? जब दो अलग अलग जो कंपाउंड का फॉर्म होता है जब अलग अलग एलिमेंट जब कुछ सर्टेन रेशियोज में कंबाइन होते हैं तो उस चीज़ से हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है। सीधी बात है ना, H2 है और N2 है, ये कंबाइन होके क्या देगा? NH3 देगा। तो ये बना कैसे है? तो मल्टीप्लाई बाई 3, तो मल्टीप्लाई बाई 3 यहाँ पे होगा, तो ये 3 हो रहा है, तो ये कितना? 1 मोल। तो दोनों का रेशियो अलग अलग, दोनों रेशियो में जब ये कंबाइन होंगे फिक्स रेशियो में, तब जाके क्या बनाएंगे? कंपाउंड्स बनाएंगे। हो गया। तो इस ये चीज़ हमको डाल्टन्स ने बताई थी। किसने बनाई थी? डाल्टन्स ने बताई थी। समझ में आई है? पहला पॉइंट क्या बताया उसने? किसी भी चीज़ का या किसी मैटर का सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो एटम होता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने हमको ये समझाया कि हर एक एलिमेंट या हर एक मॉलिक्यूल्स के एटम का मास और साइज शेप आइडेंटिकल होता है। तीसरा पॉइंट ये बताया कि कभी भी रिएक्शन कैसे परफॉर्म होता है, वो केमिकली एटम जो अंदर होते हैं वो क्या होते हैं? क्या एक दूसरे रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं और क्या करते हैं? इलास्टिक कोलिजन करते हैं, टूटते नहीं है, हमेशा कोलिजन इलास्टिक होता है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर अगला पॉइंट उन्होंने ये बताया कि रिएक्शन में होता क्या है? तो रिएक्शन में एटम्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड होते हैं, एडिशन होते हैं, या क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है, या तो सब्स्टिट्यूट होता है। समझ में आ रहा है? और एक पॉइंट उन्होंने ये बताया कि कोई भी कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है कि जब दो एलिमेंट्स होते हैं ना, दो एलिमेंट या दो मॉलिक्यूल्स है ना, वो सर्टेन फिक्स रेशियो में कंबाइंस होते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे जाते हैं। और आगे जाएंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें अब धीरे धीरे कैलकुलेशन वाली मिलती जाएंगी। पहला जो चीज़ था वो था हमारे पास एटॉमिक मास, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मास। ठीक है, एटॉमिक मास का मतलब हम एटॉमिक मास जब दिमाग में आता है तो एटॉमिक मास का मतलब होता है, सीधी सी बात है ना, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्या हो सकता है? टोटल नंबर उसमें प्रोटॉन विथ उसके साथ टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम इज एक्चुअली वेरी स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ वन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है ना, 1 इंटू जो भी तुम्हारा दे रहा है। और एक्चुअल क्या होता है ना, मैं आपको कुछ बता देता हूँ एटॉमिक मास को लेकर। देखो, जैसे हम अगर मैं आपको बोलूँ सोडियम का जो एटॉमिक मास कितना है, तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सर वो 23 ग्राम है। कितना है? 23 ग्राम है। तो 23 ग्राम भी होता है, और एटॉमिक मास को जब हम रिलेट करते हैं तो हम उसको 23 म्यू भी लिखते हैं। याद रखना, उसको हम 23 म्यू भी लिखते हैं। म्यू, 23 म्यू भी लिखते हैं, ये एटॉमिक मास का। अब ये 23 म्यू आया कहाँ से? तो किसी भी, याद रखना, किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है ना वो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन के बराबर होता है, कार्बन के मास के बराबर होता है। 1/12 मास ऑफ कार्बन के बराबर, 1/12 का जो कार्बन का जो मास होता है वो कितना अप्रोक्सीमेट होता है? 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इससे मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर होगा, ध्यान से देखो। जैसे अगर मुझे बोल रहा है मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम, ऑक्सीजन का मास ग्राम में दिया हुआ है कितना? 26.56896 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बोलता है व्हाट इज द एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास चाहिए, एटॉमिक मास इन म्यू, म्यू में एटॉमिक मास कितना? तो मैंने आपको बताया ना, जो भी एटॉमिक मास होगा ना उससे 1/12 ऑफ कार्बन की वैल्यूज को डिवाइड कर दो। एटॉमिक मास वैसे ही नहीं, जो भी आपका मास गिवन होगा ना उसका 1/12 ऑफ द कार्बन का जो वैल्यू है ना उससे उसको डिवाइड कर दो। ये लो, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, इंटू 10⁻⁻⁴ कितना था? -24 था। अब उसका तो मैंने आपको बता दिया ना, कार्बन का 1/12 का वैल्यू कितना था? बोलो फटाफट। 1.66056 इंटू 10⁻⁻24।
इसको डिवाइड मार दो, डिवाइड मार दो, डिवाइड मार दो, डिवाइड करोगे तो ये आपका 16th म्यू के बराबर हो जाएगा। ये हो गया उसका एटॉमिक मास। समझ में आना, किसी भी चीज़ का अगर आपको एटॉमिक मास निकालना है तो जो मास गिवन होगा उससे उसका जो आपका 1/12 तो आप तो कार्बन का जो वैल्यू है ना ये, उससे उसको डिवाइड कर दो, आपका एटॉमिक मास म्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी में एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बराबर एवरेज जो एटॉमिक मास जो होता है ना, एवरेज एटॉमिक मास, वो क्या होता है ना, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आइसोटोप्स के ऊपर। इसका फॉर्मूला क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास का? तो पहले तो वो उसका मास दिया रहेगा इनटू उसका परसेंटेज इज डिवाइडेड बाई क्या होता है 100। ये फॉर्मूला होता है, जो भी आइसोटॉप्स का मास है इनटू उसका परसेंटेज डिवाइड बाई 100। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, ध्यान से देखो, मेरे पास दो चीज़ें, मेरे पास ना नाइट्रोजन का दिया है, नाइट्रोजन 14 दिया है, और उसका मुझे मास दिया हुआ है, नाइट्रोजन 14 का मास है 14.007। और एक मेरे पास दिया है नाइट्रोजन 15, और नाइट्रोजन 15 का जो मास है, नाइट्रोजन 15 का जो मास है, एक मिनट रुक जाओ क्वेश्चन प्रॉपर देख लेंगे, एक मिनट रुक जाओ। चलो नाइट्रोजन हटा देते हैं, एक काम करते हैं दूसरा को ले लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, बुक का ही क्वेश्चन है आपके। कार्बन दिया है C12, C12 का मास मुझे दे रहा है, कार्बन 12 का मुझे मास दिया हुआ है 12.12 ही दिया हुआ है, और उसका जो परसेंटेज दिया है वो 98.892% दे रहा है। फिर C12 के बाद C13 जो आ रहा है उसका दे रहा है 13.00335 दे रही है, और उसका जो परसेंटेज दिया है 1.108% दे रहा है। और जो C14 जो दे रहा है उसका दे रहा है 14.00317 दे रहा है, और उसका जो दे रहा है 2 इंटू 10⁻10 दे रहा है अपने को परसेंटेज, 2 इंटू 10⁻10% दे रहा है। अब बोला इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल कर बताओ। कुछ नहीं करना आपको, करना कुछ नहीं, आपको करना है C12 प्लस C13 प्लस C14 इज डिवाइडेड बाई क्या 100, बस यही करना आपको। तो ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है इसमें, अपने को ज़्यादा सोचने का इसमें ज़रूरत, थोड़ा भी सोचने का ज़रूरत नहीं है इसमें। चलो फॉर्मूला है मास इंटू परसेंटेज। पहले का मास कितना है 98 कितना हो गया 892 इंटू इसका मास दिया है 12, प्लस दूसरे का 1.108 इंटू मास कितना है 13 इंटू कितना आ गया 00335 हो गया, प्लस 13 का कार्बन 14 का कितना दे रहा है 2 इंटू 10⁻10 है, और उसका कितना दे रहा है 14.00317। अब इसको आप डिवाइड कर लो 100 से, जब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 12.011, हो गया ख़त्म, सोल्व हो गया। समझ में आना। एवरेज एटॉमिक मास का, एवरेज एटॉमिक मास कब निकालते हैं? देखो एटॉमिक मास का मतलब क्या है, जो भी आपको गिवन वेट दिया रहेगा ना, जो भी आपको मास दिया रहेगा उसमें 1/12 तो अपनी कार्बन की वैल्यू से उसको डिवाइड कर दो, तो आपको एटॉमिक मास उसका म्यू में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत सारे आइसोटॉप्स दिए हैं और बहुत सारे आइसोटॉप्स में आपको परसेंटेज भी दिया और मास भी दिया, तो कुछ डरने की जरूरत नहीं है, आपको मास इंटू परसेंटेज करना है और डिवाइड बाई 100 कर देना है। तो जो भी जितना भी आइसोटॉप्स है सबको आप ऐड करते जाओ, फॉर्मूला आइडेंटिकल है, और 100 से उसको डिवाइड मारो, जो भी आ गया आपका आंसर जनरेट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आगे वाले टॉपिक पे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है ना जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। देखो अगला जो एटॉमिक मास मैंने बता दिया, एवरेज एटॉमिक मास भी मैंने बता दिया। अगला जो टॉपिक है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब ही होता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उसमें जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास को आप ऐड करते जाओ, उनके एटॉमिक मास को आप धीरे धीरे वहाँ पे ऐड करते जाओ, तो उसी से आपको मॉलिक्यूलर मास मिलना चालू हो जाएगा। अब जैसे ध्यान से देखो, मुझे कह रहा है कि आप मुझे CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकाल कर बताओ, तो कुछ ज़रूरत नहीं, आपको कुछ करना नहीं, आपको बस ये याद रखना, जैसे कार्बन का जो मास होता है, कार्बन का जो मास हो, कार्बन का कोएफिशिएंट 1 है ना, तो ये 1 इंटू मास ऑफ कार्बन। अभी कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का मास आपको पता है 12 म्यू दे रहा है, प्लस 2, अभी बेस में ये 2 आ रहा है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 म्यू होता है। अभी कर लो फटाफट, आप सॉल्व करो तो ये 12 हो गया और ये 32 हो गया, तो दोनों को ऐड करो तो ये आपको 44 म्यू के बराबर हो जाए, खत्म। इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। इसी को क्या बोलते हैं, एक और कर लेते हैं, जैसे
NH3 का निकाल लेते हैं। अभी n का कुछ नहीं है, मतलब 1 हो गया, तो 1 इंटू कितना हो गया 14 म्यू प्लस 3 इंटू 1 म्यू, टोटल ऐड मार दे तो 17 म्यू का आंसर आ गया। ये उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास होता है ना सेम एज इट इज फॉर्मूला मास भी होता है। मॉलिक्यूलर मास जैसा ही सेम एज इट इज फॉर्मूला मास भी होता है। और एक चीज़ इसमें, एक चीज़ और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। एक मॉलिक्यूल मास से, अभी ये तो मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया, अगर आपको बोलता है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 का निकालो ना, NH3 का 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH, तो कुछ मत करो, जो भी आपका मॉलिक्यूलर मास आया ना, मॉलिक्यूलर मास इंटू आप 1/12 वैल्यू ऑफ कार्बन की डाल दो वहाँ पे। तो जैसे NH3 का मॉलिक्यूलर मास 17 आ रहा है ना, 17 इंटू 1/12 की वैल्यू मैंने आपको बताया 1.66056 इंटू क्या आती है 10⁻²4 ग्राम। हो गया खत्म, इसको मल्टीप्लाई मार लो तो ये आपका राउंड आ गया 53.1379 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आया? पहले मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है वो तो आपको पता चल गया ना, जो भी कोएफिशिएंट है उससे उसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ तो आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। अगर वो बोलेगा एक मॉलिक्यूल का कितना मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल का कितना आएगा, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए आपको बस कुछ नहीं करना, जो भी आपका मास आ रहा है ना उसमें आपको 1/12 ऑफ कार्बन की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको कहता है कि मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम की बताओ ना, 1 एटम ऑफ NH3, तो भी ज्यादा सोचो मत। जनरली एटम NH3 के लिए नहीं आएगा, O2H2 एलिमेंट मॉलिक्यूल्स के लिए आएगा। तो बस कुछ नहीं, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना था 17 आ रहा था। अब आप इसको Na से डिवाइड कर दो, Na मतलब एपिकेट्रोस नंबर, तो आप 17 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻²⁴। जो भी आंसर आ गया वो आपका एक एटम का वेट आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? फॉर्मूला, इसी चीज को फॉर्मूला मास भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास है ना उसी को हम फॉर्मूला मास भी कहते हैं उसको। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बस वही है हमारे पास, मोल कॉन्सेप्ट, मोलार मास, वही सब है हमारे पास, वही मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है हमको। ध्यान से देख लो, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे सबसे पहले आ रहा है मोल कॉन्सेप्ट, टॉपिक दे रहे हैं यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट। अभी मोल कॉन्सेप्ट मतलब मोल कॉन्सेप्ट जब आया तो सबसे पहले दिमाग में आ रहा होगा, घूम रहा होगा, सर मोल क्या होता है? तो मोल का मतलब आप याद रखो, मोल का मतलब क्या होता है, वन मोल का मतलब होता है, वन मोल देखो ना, वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many entities or particles as there are atoms in exactly 12 gram of कार्बन 12 आइसोटॉप्स। नहीं इतना डिफिकल्ट डेफिनेशन समझ में आया तो आप सीधा सोचो, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर। किसी भी चीज़ का 1 मोल होता है ना, 1 मोल वो आपका 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर होता है। बस ये आप याद रखो, हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और मोल का जो यूनिट तो आपको पता ही है, मोल बोलते हैं, और इसका सिंबल होता है मोल। यूनिट होता है उसका, यूनिट की बात करें तो MOL ही होता है, और जो सिंबल होता है वो MOL होता है, वो मोल होता है वो। अब इससे भी बहुत सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं, तो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, कुछ चीज़ें हैं, ध्यान से देखते जाओ। अगर मुझे कोई कहता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू कितना, तो मैं क्या बोलूँगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ क्या, ऑक्सीजन, बराबर है ये। सबका आंसर कॉमन होगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ फिर से 1 मोल ऑफ वाटर कितना, तो मैं फिर से वही कहूँगा सर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ क्या,
वाटर। समझ में आ रहा ना? तो किसी भी चीज़ का अगर 1 मोल पूछा ना, तो 1 मोल मतलब होता है उसका 6.022 इंटू 10 पावर 23 और जो भी कंपाउंड दिया है वो। अगर मैं आपको बोलूँ 1 मोल ऑफ NaCl मतलब कितना, तो आप बोलो सर 6.022 इंटू 10⁻23 मोल ऑफ क्या आएगा, 23 मोल ऑफ जो आपने NaCl पूछा उसका। क्लियर हो रहा है? बराबर। अभी ध्यान से देखो, इसी से क्वेश्चन। अभी एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका जो नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ मोल वाला कॉन्सेप्ट, तो नंबर ऑफ मोल जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है, उसको N बोलते हैं। फॉर्मूला होता है उसका गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलार वेट, मतलब W/M। और अगर कोई आपको कहता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल, तो ज़्यादा मत सोचो, आप सीधा बोलो सर N/Na। बराबर है। कोई आपको कहता है कि सर वेट ऑफ वेट ऑफ वेट ऑफ